So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions of AS2 right। तो हम RTP MTP सजेस्टेड के सारे क्वेश्चन AS2 के कर लेते हैं फटाफट। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। XYZ लिमिटेड जो है वो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है एंड सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट्स टू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, ठीक है। तो दोनों में मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट कंपनी जनरली रिक्वायर टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की इनको जरूरत पड़ती है। एक तो बेस ऑयल और एडिटिव। फॉर बेस ऑयल ये कॉस्ट स्ट्रक्चर पर लीटर ऐसा देके रखा है एंड जो है बेस ऑयल के साथ एडिटिव की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये खरीदेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये पर लीटर है। कस्टम ड्यूटी भी लगती है, उसको स्टोर करते तो स्टोरेज टैंक का रेंट भी लगता है। कस्टम हाउस एजेंट के जो चार्जेस हैं वो भी लगते हैं। इनवर्ट फ्रेट है। अब इनवर्ट फ्रेट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम शोर टैंक टू प्लांट। तो शोर टैंक से प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्टिंग मैनेजर ने आपको फॉलोइंग फैक्ट बताया है कि अपन ने 100 लीटर जो है परचेस करा है फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्रुप कंपनी, अपनी ही ग्रुप कंपनी से अपन ने परचेस किया है, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह से परचेस किया। और जो बेस ऑयल मटेरियल इज़ ड्यूली अराइव्ड एट पोर्ट, वो पोर्ट पे आ चुका है एंड गुड्स हैव बीन अनलोडेड इन स्टोरेज टैंक। तो अराइव हो चुका है और स्टोरेज टैंक में अनलोड हो चुका है, ठीक है। अराइव होके स्टोरेज टैंक में जो है अनलोड हो चुका है। अब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बेस ऑयल जो है अभी भी वो स्टोरेज टैंक में ही रखा हुआ है। देखो अब अगर जो है हमारा स्टोरेज टैंक में ही अगर सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी इन्वर्ट फ्रेट तो लगा नहीं होगा, तो वो तो नहीं आएगा, पर सारी कॉस्ट तो आ जाएगी, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, अब ये जो कस्टम ड्यूटी है, अब कस्टम ड्यूटी रिकवरेबल थोड़ी ना होती अगर देखा जाए तो। स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं, एक तो अनलोडिंग एक्सपेंसेस है, स्टोरिंग, तो ये सब जो है ऐड कर देंगे। तो अब देखो यही है मटेरियल कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी, स्टोरिंग, CH चार्जेस। इनवर्ट फ्रेट को नहीं ऐड करा इन्होंने क्योंकि अभी तो ये इंकर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। एज पर AS2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेस, कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। सबसे पहले तो तीन ब्रॉडली अगर ऐसे क्लासिफाइड है, तो कॉस्ट ऑफ परचेस, कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। और अदर कॉस्ट क्या है? इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो अदर कॉस्ट भी क्या है कि इन्वेंट्री को ब्रिंग करना प्रेजेंट लोकेशन पे, ठीक है। अब AS2 के मुताबिक कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेस परचेस प्राइस, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी आती है, अदर टैक्सेस जो अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल, जो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल है वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब एंड ट्रांसपोर्ट, handling and other cost directly attributable to the acquisition of finished good material services। तो ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट, तो हैंडलिंग कॉस्ट भी आ जाती है। और रही बात है तो ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ये जो है ये कट हो जाता है। तो कस्टम ड्यूटी, स्टोरेज, CH चार्जेस अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, ये तो जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो दो फ्रेट कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन बट इट विल बी इंकर्ड। देखो फ्रेट कॉस्ट भी जो है अगर देखा जाए तो वो भी एट्रीब्यूटेबल है, तो वो भी इंकर्ड होगा वंस मूवमेंट ऑफ गुड्स हैपन, मूवमेंट तो हो, ठीक है। एज एट ईयर एंड गुड्स आर लाइंग, तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शो कर रहा है कि जो कीर्ति लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर में इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे हैं 550 कंप्यूटर। इट हैज़ पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द फिनिश स्टॉक ऑफ गुड्स। ये पॉलिसी है कि फिनिश गुड को 1.8 लाख पर कंप्यूटर के हिसाब से कर देते हैं वैल्यू। तो ये तो कोई सही तरीका था नहीं कि आपने फिनिश स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से आपने वैल्यू कर दी। ये डिटेल आपको इतनी सारी दे के रखी है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है और डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है अगर आप बात करें तो, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी है। तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट पर कंप्यूटर निकालो फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसी पे आप कमेंट करो। तो चलो ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकाला, तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में हमको फिर कमेंट करना पड़ेगा पॉलिसी पे। तो हम पहले पॉलिसी पे कमेंट देखते हैं क्योंकि पॉलिसी सही तो नहीं है जो ये वैल्यू कर रही है 1.8 लैक्स पे। तो क्या बोल रहे हैं? पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट एज पर AS2,
ठीक है। बोल रहे टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो, चलो एक बार का कि आपने टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ कर सकते हो कन्वीनियंस के लिए, इफ़ द रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अगर रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट टू एक्चुअल कॉस्ट तो आप वो कर सकते हो दूसरी टेक्निक यूज़, अगर रिजल्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट से अप्रॉक्सीमेट में आए, ठीक है। तो हाउएवर जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट उसको आपको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, इफ़ नेसेसरी एंड बी रिवाइज इन द लाइट ऑफ करंट कंडीशन इन द इंस्टेंट केस। ऑब्वियसली बात आपको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक स्टैंडर्डाइजेशन चेंज हो जाता है। इन द इंस्टेंट केस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी कन्वीनियंटली कैलकुलेट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर लो। देयर इज़ नो रीज़न टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। जब इजीली जो है कन्वीनियंटली अगर कैलकुलेट हो रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो फिर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सिंपल सी बात है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है आप अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हो, पर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा। पर अब ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तब कन्वीनियंस के लिए यूज़ करोगे, इसका ये मतलब है कि जो AS2 में जो मेथड दे के रखा है वो कन्वीनियंट नहीं है। पर इस क्वेश्चन से अगर हम करें तो AS2 में तो ये जो मेथड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, तो आप ये यूज़ करो ना, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर क्यों जा रहे हो। अब देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में फिक्स क्या लिखा हुआ है कि जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अब अलोकेशन तो करना पड़ेगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का, वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे अलोकेशन होगा, राइट। अब देखो क्या है कि रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया ये तो आएगा ही आएगा, लेबर भी आएगा, एक प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएगा। अब जो है साथ ही साथ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में हम याद रखें कि इंटरेस्ट वाला पोर्शन नहीं आता है, तो 190 ही आएगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिनेंस एक्सपेंडिचर हो गया, वो इधर नहीं आएगा, वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, तो हमने जो है डिवाइड बाय 550 कर दिया उसके बाद। तो इधर भी जो है हमारा कॉस्ट पर कंप्यूटर तो 1.8 लेकर आ रहा है। अब देखो टाउन फर्नीचर लिमिटेड का नॉर्मल वेस्टेज 5% इन डी प्रोडक्शन प्रोसेस, देखो 5% तो नॉर्मल वेस्ट हो ही जाता है। अब ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 जो है कंपनी ने यूज़ किया 16,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल, जिसकी कॉस्ट है 190 पर मेट्रिक टन। एट द एंड ऑफ द ईयर जो है स्टॉक वेस्टेज वॉज 950 मेट्रिक टन। अकाउंटेंट वांट टू नो दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स, हाउ दिस वेस्टेज, किस तरीके से वेस्टेज को बुक्स में ट्रीट करा जाएगा। देखो रॉ मटेरियल वापस मैं रिपीट करता हूँ कि 16,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल है और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल स्टॉक वेस्टेज जो है 950 है। अब अगर हम 16,000 का 5% निकालें तो ये जो है बचा हुआ ये हमारा जो है 150, ये 150 एब नॉर्मल है। तो देखो कंपनी ने तो यूज़ करे 16,000 मेट्रिक टन, और अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें तो 800 होना चाहिए नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के बाद अगर हम बात करें तो 15,200 ये सब बियर करना चाहिए, तो 200 रुपये हमारा होना चाहिए, राइट। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है ऑब्वियस बात है एबनॉर्मल लॉस P&L में जाता है। ओके तो समझे कि रॉ मटेरियल जितना आपने यूज़ करा डिवाइड बाय आप नॉर्मल यूनिट करोगे, तो नॉर्मल यूनिट से जब आप डिवाइड करोगे तो जो कॉस्ट आएगी इसको आप एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करके वो P&L में चले जाएगा पोर्शन, ठीक। ओके तो एक अच्छा क्वेश्चन एक और है, ठीक है, कि सन लिमिटेड हैज़ फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट 16-17 में एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन सप्लाई बाय द कस्टमर, ठीक है। तो उन्होंने फैब्रिकेट करे स्पेशल इक्विपमेंट, और जो ड्राइंग और डिज़ाइन है वो कस्टमर ने सप्लाई करी। हाउएवर ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच द कस्टमर हैज़ रिक्वेस्टेड द कंपनी कि आप डिलीवरी शेड्यूल को पोस्टपोन कर दो, मेरे पास पैसे नहीं, आप विथहोल्ड कर दो डिलीवरी, ठीक है, और फिनिश गुड एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन, कि बोल रहे बचे हुए आइटम का तो प्रोडक्शन ही डिसकंटिन्यू कर लो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव डिटेल ऑफ कस्टमर बैलेंस एंड जो गुड्स कंपनी के पास हेल्ड एज अ वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, ये सारी चीज़ें इधर कर रख के रखिए कि देखो यार वर्क इन प्रोग्रेस में है 85 लाख के, फिनिश प्रोडक्ट है 55 लाख के, और कुछ डेटर है कि मेरे को पैसे लेना है 65 लाख। अब पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर वो 2018-19 में फाइल हो गई थी, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी क्रंच तो था, ठीक है, ड्यूरिंग 17-18 जो है। अब देखो 17-18 को बकायदा जो है एक जो है ऑर्डर आया था, ड्राइंग एंड डिज़ाइन भी कस्टमर ने सप्लाई करे थे, राइट। अब वाइंडिंग आपका पिटीशन 18-19 में फाइल हुआ बाय सन लिमिटेड, कमेंट विद एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रोविजन टू बी मेड ऑन 205 लाख। अब देखो प्रोविजन जो है उन्होंने 205 लाख का बनाया, ठीक है, इंक्लूडेड इन सन्डी डेटर फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है।
तो वाइंडिंग अप का पिटीशन जो है अगेंस्ट द कस्टमर वो फाइल्ड इन 2018-19 में वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल हुआ और प्रोविज़न जो है 205 लाख का बनाया, तो उस पर आप कमेंट करो। देखो, जो हमारा फिनिश गुड पड़ा हुआ रहता है, इन्वेंट्री सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, तो जो हमारा इन्वेंट्री मतलब कि असेट होती है, जो जैसे हेल्ड फॉर सेल है, मतलब फिनिश गुड है, WIP प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मटेरियल सप्लाई के रूप में, तो वो भी आता है। और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। अब NRV तो दे के नहीं रखी। देखो, गुड्स वैसे भी जो है स्पेशल इक्विपमेंट है, कस्टमर की डिज़ाइन पे बनाए, पर हो सकता है कि ऐसा मार्केट अवेलेबल हो, NRV हो, पर NRV अवेलेबल नहीं है, तो कॉस्ट पे करो रिकॉर्ड। पर अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि कोई बायर ही नहीं है, तो ऐसे केस में तो 0 पे ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो फुल वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड इन दी बुक्स, राइट। तो फुल वैल्यू जो है बुक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। प्रोवाइड मतलब कि प्रोविज़न बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, पिटीशन तो फाइल हुआ है, तो वो पिटीशन जो है वो प्रोविज़न बनाने के लिए है कि चलो पिटीशन फाइल हो गया, मतलब वो जो तुम्हारे जो पैसे लाके वो भी रिकवर नहीं होंगे, तो आप प्रोविज़न बना दो। अब देखो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ओके। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अथर लिमिटेड की 1 बाय प्रोडक्ट एक BP इमर्ज हुआ है बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट। डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ये है। तो देखो, जो ये बाय प्रोडक्ट है ना, इसकी जो सेल होती है तो वो रिड्यूस होता है, ठीक है। ये सेल जो है कॉस्ट से कम कर देता है। तो देखो, यूनिट है, इतना अमाउंट है, उससे ये आउटपुट अपने निकल रहे हैं, ये वेजेस है, इसका ये अमाउंट है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड है, अमाउंट है, वेरिएबल ओवरहेड इसका ये अमाउंट है, राइट। अब जो आउटपुट है, तो MP1 का 6250 है, MP2 का 5000 है, BP1 का है जो 1600 है, ठीक है। इतना आउटपुट होने के बाद जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 800 और 200 है। अब देखो, जो MP1 और MP2 की जो मार्केट प्राइस है वो तो 40 पर यूनिट और 25 पर यूनिट है, वो बाय प्रोडक्ट जो है 12.5 पे सोल्ड हो जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो बाय प्रोडक्ट से प्रॉफिट है वो 2500 है, साथ ही साथ स्क्रैप सेल करके जो प्रॉफिट है वो है 3000, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट से प्रॉफिट 2500 तब है जब आपने प्रोसेसिंग चार्जेस कुछ लगाए हैं, बैकिंग चार्जेस कुछ लगाए हैं, उसके बाद तो हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो MP1 और MP2 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपका बाय प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले तो ये निकाल रहे हैं NRV, मीन्स प्रॉफिट को तुम मत मानो, अभी तुम्हें लिए अभी NRV निकालो। NRV निकालोगे तो भैया कैसे निकलेगा NRV कि जो तेरा सेलिंग प्राइस है, कि आज सेलिंग प्राइस जैसे बाय प्रोडक्ट की ये, ठीक है, उसको सेल करके ही तो प्रॉफिट हुआ है। अगर देखा जाए तो उसको सेल करके ही प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब ये जो है सोल्ड करा है, तो उस पर खर्चे भी तो हुए हैं। कौन कौन से खर्चे हुए हैं? सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस और पैकिंग चार्जेस लगे, तो यही लगा के अगर इसको माइनस करें तो NRV तो इतनी है। तो देखो, सेल तो इसकी है, NRV इतनी है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट और जो स्क्रैप है या वेस्ट मटेरियल है, ये वैसे भी इमटेरियल होते हैं, इसको NRV पे वैल्यू किया जाता है और उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये है। देखो, पहले तो आपने NRV निकाल ली, अब कन्वर्जन की निकालते बाद। कन्वर्जन की क्या बात करें, मतलब कि जो खर्चे लगे हैं उसकी ही बात कर लेते हैं। अब कन्वर्जन कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल लगा, वेजेस लगा, आपका फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड है ना। अब रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड सब आया, ओके। अब ये जो है कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें देखो अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसमें ऐसा यूनिट्स का नाटक नहीं है। अदरवाइज जो है एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज़ हायर, वो हायर से जो है हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, ठीक है। अभी जो जॉइंट कॉस्ट है, अब देखो ये NRV 15,000, वो आपने स्क्रैप सेल करा तो स्क्रैप भी। अब जॉइंट कॉस्ट कौन सी अपनी 1,52,000 है। अब जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करो, राइट। अब ये जो एलोकेशन है 1,52,000 का, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये तो प्रोडक्ट इधर आइडेंटिफाइबल है, अब आइडेंटिफाइबल है तो कितना, जैसे कि 6,250, 5,000 है, ये आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट है ना, इनकी सेल वैल्यू पे आप जो है अलोकेट करो। तो सेल वैल्यू लेकर आए और अलोकेशन किया जॉइंट कॉस्ट का, राइट। वो इस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट लेकर आए और इस तरीके से जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्होंने वैल्यू करी, राइट। तो ये देखिए, हमने करा क्या है कि हमने एक तो बाय प्रोडक्ट की NRV निकाली, प्रॉफिट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट से हमको कोई लेना देना नहीं है, राइट। हमने NRV निकाली, बाकायदा जो है हमने NRV निकाली, उसको कॉस्ट में से रिड्यूस करा, ठीक है। ये जॉइंट कॉस्ट को हमने सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग अलोकेट करा और फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐसे निकली। अगला क्वेश्चन आता है कि सूरज लिमिटेड ने सेल करी बियर कस्टमर को, और सम ऑफ द कस्टमर ने कंज्यूम करी बियर इन द बार रन बाय द सूरज। बार को छोड़ते समय कंज्यूमर ने एम्प्टी बॉटल को छोड़ दिया वहीं पे ही, कंपनी ने उसको पोजीशन में ले लिया
और कंपनी उसके इंटरनल रिकॉर्ड भी लगाता है। कंपनी हैज़ लेड डाउन अ डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग ऑफ दिस एम्प्टी बॉटल। एक प्रॉपर एक इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर भी है, अकाउंटिंग होती है एम्प्टी बॉटल की, वो सोल्ड करती है कंपनी बाय कॉलिंग टेंडर, बुला के सोल्ड करती है। तो क्या ये इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल की एसेट है क्या कंपनी की? एम्प्टी बॉटल की इन्वेंट्री एसेट है क्या? देखो पहले तो ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि इन्वेंट्री का, ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल का ये एसेट है क्या। तो इसके बेनिफिट तो है, ठीक है, इसके बेनिफिट तो है देखा जाए तो, और ये इंटरप्राइज ये बॉटल्स को ओन भी करता है और उसके फ्यूचर बेनिफिट्स भी है, तो इसलिए एसेट तो है। तो देखो ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट या राइट जो भी है वो फ्यूचर बेनिफिट अगर रहता है उसका, और ये इंटरप्राइज उसको ओन करता है, अगर देखा जाए तो इसको ओन करता है, तो सूरज लिमिटेड जो है ये सेल करता है एम्प्टी बॉटल्स को बाय कॉलिंग टेंडर, ठीक है, टेंडर बुला के सेल कर देता है। तो बॉटल ये ओन करता है, इससे फ्यूचर बेनिफिट भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो है ये एसेट है कंपनी की, राइट। और अगर है ये एसेट, इफ सो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्या उसको इन्वेंट्री मानूँ एंड वैल्यू करूँ एज पर AS2। अगर ये एसेट है तो क्या इन्वेंट्री एम्प्टी बॉटल की उसको कंपनी की इन्वेंट्री माननी चाहिए, AS2 के हिसाब से वैल्यू करना चाहिए, कि इसको स्क्रैप जैसे कर देना चाहिए और NRV जैसे शो कर देना चाहिए। स्क्रैप में NRV रहता है ना, कि ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोन एट NRV, ठीक है, कि उसको मैं उसको इन्वेंट्री मानूँ AS2 के हिसाब से। तो देखो इन्वेंट्री में देखो तीन चीज़ें होती है इन्वेंट्रीज में। असेट्स की अपन ने बात कर ली है, अब वो हेल्ड फॉर सेल हो, WIP हो या रॉ मटेरियल हो, राइट। तो ये हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर सेल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो देखो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन्वेंट्री जो एम्प्टी बॉटल की जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड सूरज लिमिटेड का इसके कंट्रोल रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर है, मतलब ये मटेरियल भी है, ठीक है। हेल्ड फॉर सेल तो है, साथ ही साथ मटेरियलिटी भी शो कर रहा है। तो उसको फिर तुम स्क्रैप क्यों मान रहे हो, ये इमटेरियल क्यों मान रहे हो फिर तुम उसको, ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो कि वो स्क्रैप और जो बाय प्रोडक्ट ये सब इमटेरियल है। पर अगर प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल रिकॉर्ड है, मतलब मटेरियल है, और मटेरियल है तो फिर इसको इन्वेंट्री बुक करो, ठीक है, एज पर AS2। अब देखो मई 21 की RTP में भी जो है क्वेश्चन तो आया है, तो मई 21 की RTP का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट के तहत और रियल इस्टेट डेवलपमेंट करती है। ये एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं परचेस ऑफ लैंड के रिस्पेक्ट में, और एडवांस भी उन्होंने पे कर दिया, पर ये कन्वेंस डीड को एग्जीक्यूट नहीं करा पाए और कंपनी के नाम पे ये लैंड नहीं करवा पाए, ठीक है। एंड उनको परमिशन से भी जो है रिफ्यूज़ल मिल गया, डेवलपमेंट एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, कोई दूसरी एक्टिविटी भी नहीं कर सकती कंपनी उस लैंड पे, डेवलपमेंट एक्टिविटी के साथ दूसरी एक्टिविटी भी नहीं कर सकती, और नॉर एनीवेयर एल्स। अब कंपनी ने जो है स्टेटमेंट ऑफ PNL ही नहीं बनाया। अब ये उन्होंने गड़बड़ कर दी कि भैया तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर भी तुमने PNL तो बनाया नहीं, ऐसा 2010, 11 से 19, 20 कंसिडरिंग दैट बिजनेस एक्टिविटी नेवर कमेंस। तो हमने कैपिटलाइज कर दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहली बात तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कभी कैपिटलाइज होते नहीं है, ठीक है। तो कैपिटलाइज कर दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी है एज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग दिस 10 ईयर्स अंडर दी हेड इन्वेंट्री, उसको इन्वेंट्री में बता के रखा है। और ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में ये बता के रखा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और ये सब इन्होंने बता के रखा है। तो पॉइंट की बात ये है कि क्या इन्वेंट्री में ये सब चीज़ें आती है कि नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले कि वेदर कंपनी इज़ राइट इन प्रिपेयरिंग PNL, क्या कंपनी सही है कि हाँ नहीं आप PNL नहीं बनाए, सही करा, तो ये तो गलत है, PNL तो बनाना था, ठीक है। वेदर द कंपनी शुड प्रिपेयर PNL फॉर 2021, हाँ वो 2021 का PNL बनाओगे, और इनफैक्ट ये PNL बनाओगे आपको प्रायर पीरियड आइटम जैसे भी शो करना पड़ेगा। तो ये आइटम्स को, क्योंकि ये आइटम्स कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, इसको एक्सपेंस होना था, पर आपने उसका एक्सपेंस नहीं करा। अब व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जनरल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट है वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी इज़ नॉट राइट इन प्रिपेयरिंग PNL सिंस इनकॉर्पोरेशन। कंपनी मस्ट प्रिपेयर PNL, अब उनको बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने तो गड़बड़ करी थी कि तुमने जो PNL नहीं बनाया। फिर एक क्वेश्चन ये था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज करके रखे हैं उसकी अकाउंटिंग अब कैसे होगी, ठीक है। तो देखो AS 26 इंटेंजिबल एसेट स्टेट्स दैट इन सम केसेस एक्सपेंडिचर इंकर होते हैं टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। एक्सपेंडिचर आप असेट परचेस के लिए कर रहे हो तो इंकर कर रहे टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पर कोई इंटेंजिबल अदर एसेट भी एक्वायर और क्रिएट नहीं हुई है जिसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकूँ। खर्चा किया है पर जो है एसेट ही क्रिएट नहीं हुई,
ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तो ये एक्सपेंडिचर है, मतलब कि एक्सपेंडिचर को असेट में नहीं मानते हुए, कैपिटलाइज नहीं करते हुए एक्सपेंस मानो। तो जैसे रिसर्च वाला एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर है, उसको जो है हमको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को भी इन्होंने जो है एक्सपेंस करा कि तुमने लैंड डेवलपमेंट के लिए, लैंड परचेस करने के लिए जो भी तुमने खर्चा वर्चा किया, पर तुम्हारी लैंड तो आई नहीं तुम्हारे हाथ में, तो ये तुम्हारा जो है, ये तो तुम्हारे एज 26 के हिसाब से हो गया। और एज 26 के हिसाब से क्या हो गया, वहीं पे ऐसी बातें करके रखी कि आपने कोई खर्चा किया है और आपकी एसेट नहीं बनी है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अदर एक्सपेंडिचर के भी एग्जाम्पल दे के रखे कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं स्टार्टअप एक्टिविटी, ठीक है। तो स्टार्टअप एक्टिविटी में जो एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो है, सेक्रेटरियल कॉस्ट है, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक। तो क्या बोल के रखा है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, रीलोकेशन है, रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द एंटरप्राइज। तो रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग जो है एंटरप्राइज। तो देखो रिसर्च का एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज होते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन स्टार्टअप एक्टिविटी, अनलेस अगर ये एक्सपेंडिचर पीपी में लगा है तो वो तो पीपी हो जाएगा। पर स्टार्टअप कॉस्ट में जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, एक लीगल एंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए लीगल एक्सपेंडिचर लगते हैं, ठीक है। एक न्यू फैसिलिटी ओपन करना है या रीलोकेशन या रीऑर्गेनाइजिंग करना है, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एक लॉन्च करने की एक नए प्रोडक्ट को, एक कमेंस करना है न्यू ऑपरेशन, जो भी खर्चा होता है, ट्रेनिंग एडवर्टीजमेंट जो भी खर्चा होता है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सपेंस बुक करो। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की हमने बात कर ली। ऐसे ही प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर भी है कि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर भी इन्वेंट्री में क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तो परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट आता है, जो ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जो भी कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट इधर आती है कि मेरी जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ तक आने की कॉस्ट है सारी की सारी। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन अकॉर्डिंग विद पैराग्राफ 6 इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड करना चाहिए सर्टेन कॉस्ट, और ये कॉस्ट को एक्सक्लूड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन एक्सपेंसेस। तो ये सच कॉस्ट के, उन कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या है जिसको हमको एक्सपेंसेस से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब तो कौन कौन सी कॉस्ट हटती है, जैसे एबनॉर्मल कॉस्ट है अपनी, वो एबनॉर्मल कॉस्ट को आप इन्वेंट्री में नहीं डालोगे। स्टोरेज कॉस्ट है, ठीक है, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। वो कॉस्ट अगर नेसेसरी है इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, एक फर्दर जो प्रोडक्शन स्टेज है उसके पहले, प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, ये कॉस्ट नेसेसरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एक क्वेश्चन था जिसमें स्टोरेज था कि आपने कस्टम ड्यूटी, कस्टम से इंपोर्ट से माल मंगवाया और आपका क्लियरिंग हाउस चार्जेस है, तो उधर आपके स्टोरेज में रखा हुआ है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट जो है ये तो इंक्लूड होगा। ये स्टोरेज कॉस्ट जो बात कर रहा है ये वेयर हाउस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको एक्सपेंडिचर बुक करना चाहिए, पीएनएल में डालना चाहिए, रादर देन इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करने से। देखो आपको याद हो तो इसमें मटेरियल कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी और एक था अपना स्टोरेज टैंक का रेंट, ठीक है। एक तो कस्टम हाउस एजेंट का चार्जेस तो है, और स्टोरेज टैंक का जो रेंट है वो आपने करा था, तो वो भी एक स्टोरेज कॉस्ट ही थी, बट जो है वो कस्टम ड्यूटी से सब माल आ रहा था, इंपोर्ट करके माल आ रहा था, वहाँ स्टोरेज पे तो हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वेंट्री में ऐड होगा। ये सब चीज़ें तो जो है ये एक्सपेंडिचर जो है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर जो है इसको कैपिटलाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। एमटीपी का जो है, अब एमटीपी की बात करें तो एमटीपी का जो पहला ही क्वेश्चन है वो एम्प्टी बॉटल से रिलेटेड था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि एम्प्टी बॉटल जो है सबसे पहले एसेट तो है, साथ ही साथ वो इन्वेंट्री भी है, सेपरेट इंटरनल रिकॉर्ड और अकाउंटिंग प्रोसीजर भी है, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो एम्प्टी बॉटल वाला क्वेश्चन है, इसको काट के हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन एक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, एज पर एज टू हमको निकालना है, टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। ये जो परचेस करके रखा है, इशू करके रखा है इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो हमको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, राइट। अब देखो ये सब चीज़ें हैं। अब एनआरबी ऑफ द इन्वेंट्री 31/19 वो 107.75 है, जो एनआरबी है वो 107.75 है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमको बतानी है, तो देखो अब सिंपल सी बात है कि अब इधर हमको जो है वेटेड एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर देखा जाए तो जो वैल्यूएशन है वो तो 107.75 के बेसिस पे हो जाएगा, यही है आपकी एनआरबी, राइट। हमको तो कॉस्ट निकालना है। 1 सेकेंड, इधर जो वेटेड एवरेज बेसिस निकालना है, ये बेसिस निकालने का तरीका इधर अलग दे के रखा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि पूरा टोटल करा इन्होंने, ठीक,
कि 108 इंटू 20 ये पूरा इनकी कॉस्ट निकाली और डिवाइड बाय 50 60 70 80 डिवाइड बाय 80 यूनिट्स करा, तो इस तरीके से तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया, राइट। और ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है तो इन्होंने कैलकुलेट करा है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो 108 आया है। और ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर से वैल्यूएशन होना चाहिए, तो 107.75 और 108 विच इज लोअर। तो इधर समझना पड़ेगा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, वेटेड एवरेज का बेसिस उन्होंने अलग तरीके से लिया। देखो उन्होंने जो वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करके रखा है, वही सिंपल तरीका इन्होंने जो इनका कॉस्ट था टोटल कॉस्ट को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से इन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर आपके पास जो है 20 यूनिट बची है। अभी पर यूनिट की कॉस्ट तो 108 आ गई है, 107.75 है एनआरवी विच इज लोअर से हम इसको वैल्यूएशन करेंगे, राइट। ये का यही सेम क्वेश्चन जो है अगर आप बात करें तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने के जो क्वेश्चन है ये अप्रैल 18 की एमटीपी में भी आया है, ठीक है, ओके। तो जैसे कि एनआरवी इधर भी 107.75 है, ठीक है, तो ये भी एक 2155, ये सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आया है अप्रैल 18 में। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि स्पेशल इक्विपमेंट था, ठीक है, और सोलर पैनल बनाने का था और लिक्विडिटी क्रंच था तो नहीं कर पाया कुछ भी। अब कम डिटेल ऑफ कस्टमर बैलेंस और जो गुड्स हेल्ड बाय कंपनी है वो इन सब की बातें इन्होंने करके रखी है। अब कस्टमर बैलेंस है तो इसको तो प्रोविज़न बनाना पड़ जाएगा, और गुड्स जो हेल्ड बाय कंपनी है तो इनको भी जो है हटाना पड़ेगा। तो प्रोविज़न तो आपको बनाना ही पड़ेगा 410 लाख का, ठीक है, 410 लाख का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। या तो आप ये मान सकते हो कि एनआरवी नहीं है तो आपने ये जो प्रोविज़न बनाया है वो सही बनाया है। जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अगर एनआरवी है तो एनआरवी अगर दे के तो नहीं रखिए, अगर एनआरवी है तो एनआरवी की वैल्यू देख लेंगे, और अदरवाइज़ अगर एनआरवी नहीं है, कुछ भी नहीं देख रखा है एनआरवी के बारे में, तो हम कॉस्ट से वैल्यू कर लेंगे। जैसा कि बात इधर करके रखी थी कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होता है एज पर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, should determine the NRV of these goods in the market and value of goods accordingly. Change in the value of solar panel should be provided in the books in the absence of NRV जो है assuming cost is lower, ठीक है। और अगर ये भी देखो, एक तो अपने कर लो कि NRV देख है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, नहीं है तो मतलब कि कॉस्ट अपन पे वैल्यू कर लेंगे, और है तो अपन NRV के हिसाब से वैल्यू कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा कम है। एक तरीका ये भी मान सकते हैं कि भैया मान लो कि NRV एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि स्पेशल इक्विपमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में तो जो है एनआरवी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जो है ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड और डब्ल्यूआईपी प्रोवाइडेड कर दो बुक्स में, फुल वैल्यू। अब सामने वाले का माल अगर मेरे पास रखा हुआ है तो सबसे पहले वो एसेट की डेफिनेशन में तो आता ही आता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में भी आता है क्योंकि वो हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन है, कुछ डब्ल्यूआईपी का ही मटेरियल है, कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल भी है, ठीक है। तो सोलर पैनल भी जो स्टॉक में हेल्ड करता है वो इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग वैल्यू है एट दी एंड वो कॉस्ट है एनआरवी विच इज लोअर पे वैल्यू होना चाहिए। कॉस्ट की कॉस्ट दे के रखा है, एनआरवी चेक कर लेंगे, अगर एनआरवी नहीं दे के रखा है तो एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट जीरो है। और एक बात ये है कि एज्यूम कर लो कि कोई एनआरवी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई मार्केट ही नहीं है, तो ऐसे केस में तो फिर तो जीरो पे वैल्यू होगा, सबका सब प्रोवाइड फॉर करना पड़ जाएगा। वो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या है पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो सन्डी डेटर है मतलब जो कस्टमर बैलेंस है, ये कस्टमर बैलेंस जो है बाकायदा इसका हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये रिसीवेबल नहीं है। तो प्रोवाइड फॉर क्या करोगे, इन्वेंट्री तो ये है ना डब्ल्यूआईपी में फिनिश गुड, इसको आप प्रोवाइड फॉर कर दोगे। अगर एनआरवी ज़ीरो होती है तो इन्वेंट्री इनको सबको प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, जो कि इधर लिखा हुआ था कि फिनिश गुड और जो है डब्ल्यूआईपी इधर जो है प्रोवाइड फॉर होगी। डेटर की बात नहीं करी, ठीक है। अब डेटा बैलेंस की बात करें तो एज रिगार्ड टू डेटा बैलेंस कंपनी ने पिटीशन फाइल करी है, ठीक है, और प्रोबेबल है कि ये अमाउंट रिकवरेबल ही नहीं है, जैसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ। और जो है एमटीपी जो अपनी है माई 21 की एमटीपी, ठीक है, तो ये जो है माई 21 की एमटीपी है उसमें भी ऐसे ही था कि एम्प्टी बॉटल के ऊपर ये क्वेश्चन था, और एम्प्टी बॉटल का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। ये एम्प्टी बॉटल पे क्वेश्चन था, ऑब्वियस बात है मटेरियल है, कंट्रोल रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, डिटेल कंट्रोलिंग है, तो ये एस टू के हिसाब से उसको वैल्यू कर रहे हैं। तो एम्प्टी बॉटल पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे सजेस्टेड बचा है, सजेस्टेड देख लेते हैं। सजेस्टेड में हार्डली एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रॉ मटेरियल देख रखा है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस देख रखा है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देख रखा है। फिनिश गुड की बात करें तो उसका प्रोडक्शन, उसका क्लोजिंग स्टॉक देख रखा है। तो रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक।
फिक्स ओवरहेड भी 95,000 दे के रखा है, जिसमें गोडाउन रेंट शामिल है, जिसको हम नहीं लेते, स्टोरेज कॉस्ट हम नहीं लेते, ठीक है। 1 सेकेंड, और जो है फिक्स ओवरहेड की बात करें तो फिक्स ओवरहेड भी जो है वो 95,000 है, जिसमें गोडाउन रेंट इंक्लूड है। अब गोडाउन क्या होता है, वो स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट, 2 मेन प्रोडक्ट के छोड़ के बाय प्रोडक्ट भी है, ठीक है, 1000 यूनिट का। अब आफ्टर इंकरिंग एक्सपेंडिचर 2500 4800, ठीक है। आफ्टर इंकरिंग एक्सपेंडिचर 2500 और 4800 तो स्क्रैप की वैल्यू है। दोनों की मार्केट प्राइस ये दे के रखी है, हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले अब बायर प्रोडक्ट का आपको जो है 12 रुपये की वैल्यू दिखा के रखे, सोल्ड एट 12 रुपये। भाई एक्सपेंडिचर इंकर करने के बाद है, 25 का एक्सपेंडिचर इंकर करने के बाद, तो अपन पहले इनके NRV निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे ही था, जिसमें अपन ने बताया था कि ये प्रॉफिट हो, उसमें ऐसा बोला था कि बाय प्रोडक्ट ने इतना प्रॉफिट बनाया इतना खर्चा करके, ठीक है। तो ठीक है ना, पहले अपन इसकी NRV निकाल लेते, तो अपन ने NRV निकाली बाय प्रोडक्ट की। NRV बाय प्रोडक्ट की कैसे निकाली कि जो सेलिंग प्राइसेस में प्रोसेसिंग चार्जेस माइनस की, तो 9,500 NRV आ गई। और यही चीज़ जो है हमारा, ये वैल्यू तो हमारी स्क्रैप की भी दे के रखी है, राइट, तो दोनों की दे के रखी है। अब जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन है, तो पहले हम जॉइंट कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जॉइंट कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात आती है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल कंज्यूम, लेबर, एक्सपेंडिचर, ये हमने बाकायदा ऐड करा है, और इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी ऐड होगा, जिसमें 15,000 माइनस हो जाएगा, जिसमें से ये माइनस करके जो है जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। ये जॉइंट कॉस्ट को हम सेल वैल्यू के हिसाब से अलोकेट करेंगे, रेशियो ऑफ अलोकेशन आ गया, जॉइंट कॉस्ट से हमने अलोकेशन कर दिया। तो ये भैया हमारी कॉस्ट है। तो हमारी इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री बाकायदा इस पर वैल्यू होनी चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट जो है, जो 500 300 है, ये इस पर वैल्यू होना चाहिए, ठीक। अब देखो, एक पॉइंट तो ये आ गया कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस तरीके से वैल्यू करा, ठीक। तो क्लोजिंग कॉस्ट हमको इन्वेंट्री का समझ में आता है कि चलो ठीक है, इन्होंने इस तरीके से वैल्यू करा। पर रॉ मटेरियल में तो कॉस्ट प्राइस 35 पर यूनिट दे के रखा था, और 20 रुपये जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट के दे के रखे। अब इधर जो है हमको पॉइंट समझना पड़ेगा। इधर कॉस्ट है 155.93, ठीक है, और आप सेल कितने पे कर रहे हो। अगर हम बात करें फिनिश गुड की, तो 160 और 100, देखें 155.93 दोनों जो है फिनिश गुड, वो हम ऊपर पे सेल कर रहे हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर फिनिश गुड जो है तुम कॉस्ट से ज़्यादा पे बेच रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जो रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल सप्लाई जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू होगी। देखो ये करके रखा है इन्होंने, कॉस्ट पे वैल्यू करके रखी है। तो आपने जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपने बताई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे ही करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल को भी हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक स्टेप आगे ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे जो है कैलकुलेट करा हमने। तो इस तरीके से हमने जो है MTP RTP सजेस्टेड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे इस बात का आइडिया है कि थोड़ा सा वीडियो लैग होता है, पर मुझे ये भी लगता है कि अगर आप 15 सेकेंड का लैग होता है, तो अगर आपको चीज़ें अगर सही समझ में आ रही है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तो इसको समझ नहीं रहे हो ना, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इसको सिंक कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे हम जो है दूसरे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बाय।